वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारी जो जीएसटीआर 9 और 9C होती है, इसको किस तरह से फाइल करते हैं, किस तरह से इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, किन किन डाटा को आपको नीड होगी और उस डेटा को अरेंज करके आप फाइल कैसे करेंगे। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। जीएसटीआर 9 की जितनी भी टेबल्स होती है उसमें क्या क्या डेटा आएगा और किस तरह से आप इन डेटा को अरेंज करेंगे, उसमें मैं आपको 101% वेल परफेक्ट कर दूंगा। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो मैं आपको मेजर अपडेट दे देता हूं। पहला, ये जो मेरी जीएसटीआर 9 की जो क्लास है ये 2 क्लास होने वाली है, यानी एक वीडियो तो आप ये देख ही रहे हैं, इसके बाद में संडे को, इसी ही संडे को जो 2 दिन बाद में आ रहा है, मैं इसकी एक क्लास और अपलोड करूंगा। तो जैसे ही दोनों क्लास आप वॉच करोगे, आप जीएसटीआर 9 15 मिनट्स के अंदर ही आप फाइल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट, आज की क्लास में मेनली डेटा के ऊपर हम बात करेंगे कि 9 क्या है, 9 कैसे फाइल करेंगे, डेटा क्या आपको अरेंज करना है। तो मेनली अगर देखा जाए तो आज वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटीआर 9 में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो डेटा से रिलेटेड ही आती है। तो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि 9 क्या है, कैसे इसके अंदर आपको डेटा डालना है और इस रिटर्न में क्या क्या चीजें फाइल होती है। तो आइए आज के क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जीएसटीआर 9 और 9C क्या है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये एक हमारी एनुअल रिटर्न होती है, यानी ईयर एंड होने के बाद में आपको ये एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। हर रजिस्टर्ड पर्सन को ये एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। इसके अंदर दो रिटर्न्स होती है, एक तो जीएसटीआर 9 और एक 9C होती है। तो जीएसटीआर 9 रिटर्न हो गई जो ईयर एंड होने के बाद में फाइल होगी, बस इतनी है। अब बात करते हैं 9C की। 9C एज ए ऑडिट होती है, पहले इसमें ये ऑडिट ही कहते थे इसको, क्योंकि इसमें सीए सिग्नेचर की नीड होती थी। अब जो जीएसटीआर 9C है वो सेल्फ असेसमेंट है, यानी इसमें आपको किसी भी सीए की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको ऑडिट नहीं कहा जाता। आप अपने खुद के बिहाफ के ऊपर ही 9C फाइल कर सकते हैं, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं जो जीएसटीआर 9 आती है उसमें डिटेल क्या डालोगे, प्रिपेयर कैसे करोगे, ध्यान से सुनिएगा। जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न है, जो जीएसटीआर 9 की जो एनुअल रिटर्न है वो ऑटो ड्राफ्टेड होके आपकी स्क्रीन के ऊपर आती है। यानी गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी आपने पूरे साल में जीएसटीआर 1 फाइल करी है, जो भी आपने पूरे साल में जीएसटीआर 3 भी फाइल करी है, उसकी पूरी डिटेल होती है, वो एक साथ सम करके आपको एक रिपोर्ट दे देती है, जिसे हम कहते हैं ऑटो ड्राफ्टेड जीएसटीआर 9। यानी गवर्नमेंट के हिसाब से ये आपकी 9 है, बस इतना ही होता है। अब आपको क्या करना होगा, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना होगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपकी सेल है, जैसे यूं समझ लीजिए कि पोर्टल के ऊपर आपने अपनी सेल डाली फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपीज, और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा है 12 लाख रुपीज। तो वो जो डिफरेंस का जो 2 लाख रुपीज यानी 2 लाख रुपए है, वो आपको पोर्टल पे अपडेट करना है। इतना ही है जीएसटीआर 9, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ऊपर नीचे करनी पड़ती है, लेकिन इन जनरल वे में अगर आप मुझसे पूछें तो इतना ही है जीएसटीआर 9, कुछ भी नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि जो बुक्स के अंदर जो आपका डेटा है, चाहे वो टैली में हो, चाहे मार्क में हो, चाहे किसी तीसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हो या नहीं भी हो, मुद्दे की बात यही है कि जो आपके पास में ओरिजिनल इनवॉइसेस का जो डेटा है, वो डेटा आपको अपने पोर्टल पे अपडेट करना है, जो कि आपने रेगुलर मंथली रिटर्न लगा के किया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ डेटा आप दे ही नहीं पाए हो, या आपसे 1-2 महीने की रॉन्ग रिटर्न फाइल हो गई हो, तो उसको आपको पोर्टल पे सही कर देना है। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपको डिफरेंट टैक्स को पे करना है। देखो भाई, जैसा कि मैंने कहा, पोर्टल पे कितना आ रहा है 20 लाख रुपीज, अकाउंट्स में कितना आया 22 लाख रुपीज। तो जो 2 लाख रुपीज का जो डिफरेंस हुआ, उसका जो टैक्स है वो आप जीएसटीआर 9 के साथ में भर दोगे। अब आपके माइंड में एक चीज आती है, सर 9 की क्या जरूरत है, इतना तो हमें पता ही है कि अगर कोई करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई टैक्स हम पे नहीं कर पाए, उससे हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी पे कर सकते हैं। एकदम सही बात है, लेकिन इसका टाइम लिमिट है अप्रैल टू सितंबर। जैसे यूं समझो, अभी जो एनुअल रिटर्न लगेगी वो कौन से फाइनेंशियल ईयर की लगेगी, वो 2021 की लगेगी। अब 2021 का कोई टैक्स है वो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 21-22 की सितंबर मंथ तक पे नहीं कर पाए, तो वो फिर पे भी नहीं होगा। अब वो जो आपको पे करना है, अब वो किस में करेंगे, वो 9 में करेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी फिर से वही निकल के आ रही है कि पूरे साल की जो आपने गलतियां की है और वो गलतियां आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं सही कर पाए,
और उसका टाइम पीरियड जा चुका है, तो उन गलतियों को अब आप अपनी जीएसटीआर 9 में सुधार सकते हैं और ये फाइनल चांस है। इसके बाद में कोई दूसरा आपको मौका नहीं मिलेगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज का आपको ध्यान और रखना है कि आप ये डेटा प्रिपेयर जरूर रखेंगे कि कोई लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजैक्शन मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं किया। मतलब अभी जिस ईयर की हम एनुअल रिटर्न लगा रहे हैं वो कौन सी है, 2021। तो हमें क्या देखना है कि 2021 के अंदर कोई ऐसे ट्रांजैक्शन तो हमने नहीं किए ना जो 1920 को बिलोंग करते हैं। इस चीज का डाटाबेस आपको बना के रखना है। दूसरा, 2021 का कोई ऐसा ट्रांजैक्शन तो नहीं किया ना जो हमारे 21 और 22 को इफेक्ट कर रहा है। तो ये जो तीनों फाइनेंशियल ईयर है इसका डाटाबेस आपको प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि मेन यही तीनों फाइनेंशियल ईयर रहेंगे। तो ये चीज आप थोड़ा सा बारीकी से देख लेना। कैसे करोगे ये भी मैं कुछ देर में ही आपको बताता हूं। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आप जीएसटीआर 9 में किसी भी तरह की आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब अगर आपने पूरे साल में कोई टैक्स पे नहीं किया गवर्नमेंट को, वो टैक्स आप 9 में जमा करा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने कोई आईटीसी क्लेम नहीं की तो वो 9 में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। मतलब कि गवर्नमेंट का पैसा तो गवर्नमेंट हमसे ले लेगी 9 में, लेकिन हमारा पैसा 9 में गवर्नमेंट नहीं देगी। इसी चीज को समझना है। तो जो इंट्रोडक्शन है 9 का वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब मैं बात करता हूं कि टर्नओवर के हिसाब से 9 किसके लिए कंपलसरी है और 9C किसके लिए कंपलसरी है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से चार्ट में समझाया हुआ है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए जीएसटीआर 9 कंपलसरी है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए जीएसटीआर 9C कंपलसरी है। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सर 9 का तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, 9C का तो नहीं दिया। तो मैं बताता हूँ, देखो 9C वैसे कोई रिटर्न नहीं है, ये बस एक एक्सेल का फॉर्मेट है। इसमें बस आपको नॉर्मली डेटा अपडेट करना होता है कि भाई रेट वाइज कितना डेटा है आपके पास में, कोई अगर आपका कोई डिफरेंस है तो वो उसके अंदर लिख दो। तो जीएसटीआर 9 में हम कोई डिफरेंस छोड़ेंगे ही नहीं। डिफरेंस कौन सा, देखो जब भी मैं डिफरेंस वर्ड यूज करूं तो आपको यही समझना है अकाउंट्स और पोर्टल, यानी अकाउंट्स का क्या डेटा है और पोर्टल का क्या डेटा है, इसका डिफरेंस। ये डिफरेंस हम 9 में नहीं छोड़ेंगे। तो 9C के अंदर सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, 5 मिनट का काम है, कोई इश्यू नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि डेटा को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसीलिए 9 की मैंने कंप्लीट क्लास एक वीडियो में नहीं रखी, क्योंकि आप पहले अच्छे से डेटा प्रिपेयर कर ले। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर मेरा टर्नओवर तो 1.5 करोड़ ही है, मेरा टर्नओवर तो 1 करोड़ ही है, तो क्या मुझे फाइल करना है? देखो भाई, कोई फाइल करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी गवर्नमेंट ने 20-21 को एग्जेम्प्ट करके रखा है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात कहूं तो पोर्टल के ऊपर 9 का ऑप्शन आ रहा है। मतलब 2 करोड़ से नीचे भी जिनका टर्नओवर है उनको 9 का ऑप्शन दिया जा रहा है। अब अगर अपनो 9 का लॉजिकली मतलब निकाले तो क्या है, 9 का मतलब यही है कि भाई आपने पूरे साल में जो गलतियां करी है उन गलतियों को 9 में सुधार लो। या अगर आप ये चाहो कि आपने बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे कर दिए, करंट का नेक्स्ट ईयर में कर लिया, करंट मंथ में प्रीवियस ईयर का है, और आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए एग्जैक्टली कि भाई ये मेरा टर्नओवर है, ये मेरा नीट एंड क्लीन काम है, तो आप अपनी जीएसटीआर 9 प्रिपेयर कर लो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई गला नहीं पकड़ेगा आपको कि भैया आपका अगर 2 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है तो आपने 9 क्यों बनाई। बोल देना, प्रॉपर वे के अंदर हमें तैयार करना था और कोई पूछेगा भी नहीं, बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं। अगर आप पर्सनली मेरा ओपिनियन जानो कि सर हमारा टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो हमें बनाना या नहीं बनाना, तो मेरा ओपिनियन है बना लो। 2 रीजन है। पहला, सीख जाओगे, कभी तो 2 करोड़ से ऊपर जाएगा ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है कभी नहीं जाएगा, सीख जाओगे। दूसरा, एक प्रॉपर स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा आपके पास में कि भाई ये एग्जैक्ट आपकी सिचुएशन ये है जीएसटी की। तो मेरे ओपिनियन में आप सभी का खुल रहा है, तो जिनका 2 करोड़ से नीचे है और उन्होंने ऊपर नीचे ट्रांजैक्शन बहुत सारे किए हैं तो उनको फाइल कर लेना चाहिए, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। तो ये मैंने सारी डिटेल आपको टर्नओवर बेसिस के ऊपर बता दी है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान और रखना,
कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया था कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको 9 और 9C फाइल करना है। तो रजिस्टर्ड पर्सन हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे स्टेट की लोकल बॉडी होती है, सेंट्रल की भी होती है, या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हो जाते हैं। तो मेनली इस चीज का ध्यान रखना, जिस गवर्नमेंट बॉडी की या डिपार्टमेंट की कैग ऑडिट करता है उसके लिए GSTR 9 कंपलसरी नहीं है, बाकी जितने भी प्राइवेट बिजनेस है उन सभी के लिए कंपलसरी है। अब अपनी क्लास के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और डेटा आपको क्या प्रिपेयर करना है उस चीज को पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो डेटा प्रिपेयर करना मैं आपको बता रहा हूं इसे आप कर लेना, वरना 9 आपकी गलत फाइल हो जाएगी और काफी ज्यादा आपको पैनिक होगा। या मैं आपको एक काम करता हूं, पहले पोर्टल के दर्शन करा देता हूं, तो जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि 9 का कॉन्सेप्ट क्या है, तो फिर मैं आपको डेटा प्रिपेयर करना बता देता हूं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं पहले पोर्टल के ऊपर। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने एक एनुअल रिटर्न ओपन कर लिया GSTR 9, और ये जो एनुअल रिटर्न जैसे ही हम ओपन करते हैं और घबरा जाते हैं, यार इतना बड़ा रिटर्न, इतने सारे हेड, इतनी सारी डिटेल। तो फिर से मैं बता दूं, पैनिक नहीं है, जो डेटा मैं प्रिपेयर करना भी आपको बताऊंगा 2 मिनट बाद में, वो डेटा प्रिपेयर करते ना 15 मिनट्स ही लगेंगे 9 को फाइल करने में, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। अब हम इसके थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, मामूली सा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। देखो भाई, यहाँ पे आप पोर्टल को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक तो आपके पास में 9 का स्टेटमेंट आ रहा है, यानी पोर्टल के हिसाब से आपका ये 9 होना चाहिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि पोर्टल को क्या सपना आता है क्या, उसे कैसे पता चला कि 9 क्या होगी आपकी, वो कैसे पता चलेगा? जो आपने GSTR 1 में जो डेटा दिया है, जो आपने GSTR 3B में डेटा दिया है, उसका यूज करके पोर्टल 9 बनाता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउनलोड GSTR 1 समरी आ रही है PDF में, इसका आप प्रिंट आउट ले लो और एक 3B का प्रिंट आउट ले लो। तो इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे आपको पता चल जाएगा कि पूरे ईयर में GSTR 1 में सारे महीनों में आपने कितना डेटा दिया, पूरे ईयर में सारे महीनों में कितना आपने टैक्स जमा कराया। इन 2 फॉर्मेट से आपको ये पता चल जाएगा, जिससे कि अकाउंट्स को हमें चेक करना इजी होगा। अब यहाँ पे देखो काफी सारे बॉक्सेस आ रहे हैं, देखो देख सकते हो काफी सारे बॉक्सेस आ रहे हैं, कुछ तो हमारे काम के ही नहीं है, ऑप्शनल ही है। यहाँ पे एक अपडेट पहले ही दे देता हूं मैं, HSN के लिए माथापची मत करना, क्योंकि आपने सुना होगा कि भाई GSTR 9 में HSN अपलोड करने होते हैं, आउटवर्ड सप्लाई के और इनवर्ड सप्लाई के, बिल्कुल करने होते हैं, लेकिन कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप बोलोगे सर ऑप्शनल है तो हम तो फाइल करेंगे, कर लो, 2 से 3 दिन खराब ही हो जाएंगे, डेटा मैच तो करेगा नहीं। और दूसरी बात, अगर आप इसे HSN वाले कॉन्सेप्ट को ओपन करते हो और यहाँ पे हेल्प पे क्लिक भी करते हो, तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा ऑप्शनल। तो मेरा ओपिनियन यही है कि इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई के लिए HSN में माथापच्ची मत करो, छोड़ो। जो एक्चुअल में जो माथापच्ची आपको करनी है वो मैं अभी आपको 2 मिनट्स में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये इतनी सारी टेबल्स दिखाई दे रही है, इनको देख के आपको एक तो डरना नहीं है, 9 में बिल्कुल भी नहीं डरना, यूं समझ लो कि 3B से भी ज्यादा इजी हमारी 9 है, ये समझो, ठीक है। एक तो इतने सारे टेबल सारे डरना नहीं है। दूसरा, जब हम इन कॉलम्स को ओपन करते हैं तो इनके अंदर काफी सारी डिटेल्स आती है, काफी सारी डिटेल आती है, ABCDEFGH तक आ जाती है, कका गड़े पूरे आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको पैनिक नहीं होना है। तो आप इससे क्या करेंगे, पहले इसमें डेटा तैयार करेंगे अकाउंट्स के बिहाफ पे, और वो जो डेटा तैयार हो जाएगा फिर हम पोर्टल पे आएंगे और इसको फाइल करेंगे। तो मैंने बस अभी पोर्टल खोला है GSTR 9 के दर्शन कराने के लिए, और ये कहे कि इतने सारे टेबल और इतने सारे कॉलम देख के डरना नहीं है, पहले तैयार करो डेटा। अब हम बात करते हैं कि डेटा आपको क्या क्या तैयार करना है। तो पोर्टल के हमने दर्शन कर लिए, अब आपको मैं डेटा तैयार करना बताता हूं कि क्या क्या डेटा आपको तैयार करना है। ये डेटा जैसे आप तैयार करेंगे तो उसके बाद में 15 मिनट्स ही आपको लगेंगे अपनी GSTR 9 को फाइल करने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, देखो सबसे पहले बात होती है कि आपको अपना अकाउंट है वो रेडी करना है। मेरे फर्स्ट वाले बॉक्स में मैंने यही बताया है कि आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, चाहे आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करो, उसमें आपका जो अकाउंट्स है वो वेल परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी मिसमैच वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई भी एंट्री वगैरह मिस हो गई हो तो सारी की सारी सही आप कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स को आपको रेडी करना है। अब बात करते हैं हम टोटल सेल्स इन पोर्टल।
अकाउंट्स रेडी हो गया। अब आप देखेंगे कि सेल्स आपने कितनी अपलोड करी है पोर्टल पे, यानी GSTR1 का टोटल। वो मैंने आपको पीडीएफ बताई थी, 9 के अंदर GSTR1 की पीडीएफ निकलती है, उसे डाउनलोड कर लो और उसकी जो सेल है, पोर्टल की सेल है, वो अपने रफ रजिस्टर में कहीं आप नोट कर लो और उसे मैच करो कि अकाउंट्स के अंदर GSTR1 का यानी सेल्स का क्या टोटल आ रहा है, टैक्सेबल यानी टर्नओवर, और पोर्टल पे GSTR1 पे आपने क्या डाला है उसे आप मैच करेंगे। जहां कम होगा यानी अकाउंट्स में ज्यादा आ रहा है या 1 लाख ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पोर्टल पे यानी एनुअल रिटर्न में वो 1 लाख रुपए हमें ज्यादा अपलोड करना है, बस इतना ही मतलब है इसका। अब नेक्स्ट अपनों क्या देखेंगे कि टोटल टैक्स अकाउंट, यानी अकाउंट्स में आपका कितना टैक्स बन रहा है और पोर्टल पे कितना टैक्स आपने जमा कराया है। अब पोर्टल का कैसे पता चलेगा, 3B का टोटल जो थी ना 3B वाली फाइल मैंने अभी आपको बताई थी, उस 3B की फाइल को डाउनलोड करके उसके टैक्स को रजिस्टर में नोट कर लेना है कि भाई टोटल मैंने 3B में इतना टैक्स जमा कराया, अकाउंट्स में देखोगे कितना टैक्स आया। मतलब ये कि पोर्टल पे मान लो आपका टैक्स आया 50 लाख रुपए और अकाउंट्स में आ रहा है 51 लाख रुपीस, तो 1 लाख रुपीस आपको अब 9 के अंदर डाल के जमा कराना है। तो ये 4 चीज पहले आप प्रिपेयर करेंगे। अब आपको और क्या प्रिपेयर करना है, अब आप प्रिपेयर करेंगे अमिटमेंट्स और जीरो रेट। ध्यान से सुनिएगा, अमिटमेंट्स का मतलब क्या हुआ, अमिटमेंट्स का मतलब ये हुआ कि आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में अमिटमेंट्स कितने करे हैं, यानी अगर आपने कोई ऐसा अमिटमेंट किया है जिससे आपकी सेल कम हुई है या आपने कोई ऐसा अमिटमेंट किया है जिससे आपकी सेल बढ़ी है, तो उसको भी आप अपने नजरों में लेके आ जाना कि क्या मैंने वर्किंग क्या की थी। कई बार हम रॉन्ग अमिटमेंट्स कर देते हैं जिस वजह से हमारी सेल डाउन हो जाती है, यानी करना तो हमें ये होता है कि हमें सेल बढ़ानी होती है किसी मंथ की और गलती से वो हमसे कम हो जाती है, तो वो अमिटमेंट्स आपने कौन से मंथ में किए थे उसको भी थोड़ा सा आप नजर में ले आना कि जिससे आपको पता चल जाए कि उस अमिटमेंट से कोई गलती तो नहीं हुई। अगर हो गई हो गलती तो कोई पैनिक नहीं है, गलतियों को सुधारने का मतलब ही GSTR9 है, तो पैनिक नहीं होना है, बस ढूंढ लेना है। तो अमिटमेंट्स वाली बात आ गई समझ में, यानी प्लस भी और माइनस भी। दूसरा आ रहा है जीरो रेटेड, जिसपे मैंने स्टार लगाया। ध्यान से सुनना, नील रेटेड का डेटा हमें चाहिए और पोर्टल पे नील रेटेड अगर हमने सही डाल दिया तो भी ठीक है, गलत डाल दिया तो भी ठीक है, लेकिन हम सही डालेंगे। तो नील रेटेड एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जीरो रेटेड मैंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। जीरो रेटेड का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, जब भी कोई इनवॉइस बनाते हैं तो वो टैक्सेबल के साथ में ही नील रेटेड वाले का इनवॉइस ले लेते हैं। यानी उन्होंने 3 आइटम का कोई इनवॉइस बनाया, अब उन 3 आइटम में एक पे तो 12%, एक पे 18% है और एक है नील रेटेड, तो उसको साथ में इनवॉइस बना लिया। तो कुछ सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि वो जो नील रेटेड वाला होता है वो नील रेटेड के बॉक्स में नहीं जाता, वो B2B के जीरो में चला जाता है। तो अब सीन क्या हुआ कि हम जब 9 लगाएंगे उसमें जो टैक्सेबल टर्नओवर होगा उसमें वो जीरो ऐड हो जाएगा, तो वहां पे आपको काफी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह की गलती अगर आपने करी है तो जितने भी आपके B2B के इनवॉइसेस है उनसे जीरो को अलग कर लो। क्या कर लो, जीरो को अलग कर दो और अलग करके अपनी टैक्सेबल वैल्यू जो प्रॉपर टैक्सेबल वैल्यू है उसे रजिस्टर में नोट कर लो और जीरो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो होगा नील रेटेड और उनको अलग से लिख लो जो कि हम नील रेटेड के बॉक्स में डाल देंगे। ये काम आपको करना है और इस काम में आपको थोड़ा सा पैनिक भी होगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो वो फिर आगे जाके आपको काफी बड़ी प्रॉब्लम फेस करा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मेरा टोटल आईटीसी इन अकाउंट्स इन पोर्टल क्लेम और अदर डिटेल। ध्यान से सुनना ये बात, टोटल आईटीसी इन अकाउंट्स का मतलब है कि जो भी आपके परचेज के इनवॉइस है वो आपके अकाउंट्स में है या नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हम सभी को पता है 2A के अंदर जो डेटा आता है वो सारी की सारी आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं, 2A का मतलब यही है। लेकिन कई बार 2A में गलती से भी डेटा आ जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो सारा का सारा क्लेम कर ले, या कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम कोई असेट्स वगैरह खरीदते हैं या कोई हम एक्सपेंसेस करते हैं या हमने कोई फाइबर का कनेक्शन लेके रखा है, तो उन चीजों के फिजिकल इनवॉइस हमारे पास में नहीं आते और कई बार हम उनके आईटीसी तो क्लेम कर लेते हैं लेकिन उन इनवॉइसेस का अकाउंट्स में एंट्री नहीं करते। तो ये गलती नहीं करनी है। मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि जो भी आईटीसी आपने क्लेम करी है पोर्टल में, कम से कम उतना अकाउंट्स आपके पास में होना चाहिए।
नॉर्मली लोगों के साथ में क्या होता है कि अकाउंट्स में तो होता है 50 लाख रुपए और क्लेम किया होता है 45 लाख, लेकिन मैंने ऐसी फाइलें भी देखी है क्लेम किया हुआ है 60 लाख और अकाउंट्स में है 50 लाख। तो वो गलती नहीं होनी चाहिए, आपका वो मैच करना चाहिए, इनवॉइसेस की सारी एंट्री आपके अकाउंट्स में होनी चाहिए। दूसरा, आईटीसी का कॉन्सेप्ट, आपका खुद का आईटीसी कितना है, क्लेम आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना किया है। मेरी बात ध्यान से सुनना कि करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना आपने क्लेम करा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना क्लेम करा और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कितना है। मान लो आपने टोटल आईटीसी क्लेम किया, वो किया 20 लाख रुपए। ध्यान से सुनना, अब वो पता कैसे चलेगा, वो तो 3B के टोटल से पता चल जाएगा आपको। अब ऐसा भी हो सकता है कि उस 20 लाख रुपीस में 1920 का भी थोड़ा सा आपके पास में आईटीसी हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर का जो आपका आईटीसी है वो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी क्लेम किया हो। तो उस चीज की आपको पूरी रिपोर्टिंग बना लेनी है जिससे हम हमारे आईटीसी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कर सके। क्योंकि ध्यान से सुनना, अगर आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट तैयार नहीं हुआ ना तो नोटिस 100% आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब जो मेरा आगे वाला पॉइंट है वो है आरसीएम। ध्यान से सुनना, आपने आरसीएम किया, वो रजिस्टर्ड डीलर से कितना किया और अनरजिस्टर्ड डीलर्स का कितना किया। मतलब एक तो आपके पास में आरसीएम का इनवॉइस आया, उस पे लिखा हुआ है जीएसटी पे बाय कंसाइनी, उसकी आप अलग से डिटेल बना लो, और एक आपने खुद से सेल्फ इनवॉइस बना के या खुद से डिक्लेयर करके आरसीएम जमा कराया, उसकी एक अलग से डिटेल बना लो। यानी एक प्रॉपर एक रफ पेज ले लो और उनमें जैसे जैसे मैं पॉइंट बता रहा हूं वैसे वैसे इनकी डिटेल बना लो। बिल टू बिल डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ समरी चाहिए, सिर्फ समरी, एग्जैक्ट एक वैल्यू, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये आरसीएम का मैंने बता दिया। दूसरा, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आप आरसीएम का सेल्स इनवॉइस देते हैं, मतलब आप कोई ऐसा इनवॉइस देते हैं जिसके ऊपर लिखते हैं जीएसटी पे बाय कंसाइनी। देखो ध्यान से सुनना, एक इनवॉइस आपको मिला है जिसपे लिखा हुआ है जीएसटी पे बाय कंसाइनी, और एक आपने दिया है उस पे लिखा है जीएसटी पे बाय कंसाइनी, तो उसको अलग अलग मेंटेन करना है। एक आपकी टैक्सेबल सेल अलग आएगी और जो आरसीएम वाली जो आपने सेल की है उसको आपको अलग से लिखना है। तो ये जो आरसीएम सेल जो अलग से लिखना है ये सब लोगों के लिए नहीं होता, लेकिन मेनली अपना जो रिसीविंग आरसीएम है, इनवर्ड सप्लाई वाला आरसीएम है, इसे जरूर अलग अलग मेंशन कर लेना, रजिस्टर्ड का कितना है और अनरजिस्टर्ड का कितना है। अब बढ़ते हैं अपनों आगे। अब इसमें लिखा हुआ है आईटीसी इनपुट और आईटीसी गुड्स। ध्यान से सुनना, एक कॉलम तो आपको ये देना है कि आपने टोटल आईटीसी कितना क्लेम किया, दूसरा कॉलम आपको ये देना है कि असेट्स से आपने कितना आईटीसी क्लेम किया। ध्यान से सुनना, टोटल आईटीसी आपने क्लेम करा करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल का मतलब 2021, इस चीज का ध्यान रखना है। उसमें टोटल आईटीसी आपने क्लेम किया 15 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस 15 लाख में कैपिटल गुड्स कौन सा है, असेट्स कौन सा है, उसको आपको अलग से मेंशन करना है। ये इसी बार की रिटर्न में आपको करना पड़ेगा, हमेशा नहीं करना पड़ता था, हमेशा हम अपनों एक जगह रख देते थे, लेकिन इस बार आपको निकाल के रखना है। अब आप बोलोगे सर सर्विस का भी निकालूंगा क्या, नीड नहीं है, गुड्स का निकाल लो, मतलब अपने कैपिटल गुड्स का निकाल लो अलग से कि भाई कैपिटल गुड्स का मेरे पूरे साल का कितना आईटीसी बना था, उसे आप अलग से लिख लेंगे। तो ये वाला कॉलम अब कंप्लीट हो चुका है। अब अपनों आगे बढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती कर दी तो काफी ज्यादा परेशानी होगी, काफी नहीं काफी ज्यादा होगी। ध्यान से सुनो, इसमें मैंने लिखा है टैक्स पे। टैक्स पे का मतलब टोटल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टैक्स बना 50 लाख रुपए का, उस 50 लाख रुपीज में से उस टैक्स को 2021 की फाइनेंशियल ईयर की 3B में कितना जमा कराया और 21-22 फाइनेंशियल ईयर की 3B में अप्रैल टू सितंबर में कितना जमा कराया, वो जरूर आप अलग से लिख लेना। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि करंट फाइनेंशियल ईयर का जो टैक्स होता है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में हम पूरा जमा कराएं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की भी अप्रैल से सितंबर तक हम जमा कराते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल टू सितंबर में नहीं कराया, सितंबर बाद में कराया, तो भैया जी उसका कुछ नहीं हो सकता, वो अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही काउंट होगा। वो जितना डिफरेंट टैक्स है उस टैक्स को हम 9 में डिक्लेयर करके जमा कराएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। और इसी के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो 2021 के अंदर जो पूरा टैक्स जमा हुआ है उस टैक्स में कोई 1920 के टैक्स का टच तो नहीं है ना।
अब बहुत सारे बिजनेस ऐसे होंगे जिन्होंने 1920 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं था, उनको तो नहीं करना, लेकिन आपका था ना, तो आपको करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। अब सेम यही सिचुएशन आपको आईटीसी क्लेम में भी रखनी है कि भाई टोटल जो आपने आईटीसी क्लेम किया है वो आपका करंट ईयर का कितना है और करंट ईयर में ही कितना क्लेम कर लिया, और नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू सितंबर में कितना क्लेम करा। एक पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो टोटल आईटीसी आपने क्लेम करा 15 लाख रुपए करंट फाइनेंशियल ईयर में, 3 लाख रुपए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, टोटल आपका कितना आईटीसी क्लेम हुआ, 17 लाख रुपीस आपका टोटल आईटीसी क्लेम हो गया। वो जो 3 लाख रुपीस करंट ईयर का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो आपने जमा कराया है उसकी रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है। अगर नहीं करी तो वो लैप्स हो जाएगी आईटीसी, तो वो 3 लाख रुपए तो लैप्स हो गई और आगे वाले साल की 3 लाख रुपए एक्सेस हो गई। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, इन सबको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बढ़िया से रफ पेज में या प्रॉपर एक फॉर्मेट बना के अच्छे से उनको लिख लो, समराइज लिखनी है। ये जैसे रेडी होगा फिर हम हमारा जीएसटी पोर्टल खोलेंगे, जो वैल्यू जहां की है वो वहां पे डाल देंगे। तो मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपको पोर्टल के ऊपर कौन से टेबल में क्या क्या डेटा आएगा, कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, वो काफी डिटेल में आपको बताऊंगा। 3 दिन है आपके पास में, इन डिटेल्स को चेक करके आप अपना डाटाबेस तैयार करें और फिर हम उसकी रिटर्न फाइल करेंगे। तो इसी के साथ में मैं आपको एक डिटेल और देता हूं। हमारा एक एप्लीकेशन है एकेडमी कॉमर्स, जिसको आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमारे काफी सारे प्रीमियम कोर्सेज होते हैं, ओनली जीएसटी रिटर्न फिलिंग का हुआ, जीएसटी ऑनलाइन का हुआ, टैली का हुआ, मार्क का हुआ, काफी सारे हमारे इसके अंदर लाइव कोर्सेज इसमें चलते हैं। तो आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, हमारे एकेडमी कॉमर्स के ऐप को आपको डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर से एक्टिवेट करना है, स्टोर आप विजिट करेंगे, वहां पे जितने भी कोर्सेज वगैरह दे के रखे उनकी डिटेल रीड करेंगे, उनकी डेमो क्लास अटेंड करेंगे, और डेमो क्लास आपको पसंद आए तो आप उसे ज्वाइन भी कर लेंगे। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं यानी आज की डेट में हमारे किसी भी कोर्स को एनरोल करते हैं, तो इस कूपन कोड को अगर आप डालेंगे तो आपको 500 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर किसी तरह के कोई प्रॉब्लम आए तो सामने दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। तो चलो भाई ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसी के साथ में आज की क्लास का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।